नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज भारत बंद था, कम से कम किसान यूनियन के लिए तो बंद ही था। देश के अलग अलग हिस्सों में दो तरह की तस्वीरें दिखी, या तो सड़कों पर सन्नाटा था या सड़कों पर बेतहाशा जाम। अपने अधिकारों की लड़ाई के नाम पर जो जाम लगा, उसमें जाम में फंसे लोगों के अधिकार रेंगते हुए दिखे। जो जहां था वहीं थम गया था। लोग परेशान थे, हलकान थे, लेकिन बंद का आह्वान करने वाले टिकैत परेशानियों को समझने की बजाय पूरियां तल रहे थे, वो भी पूरी ठसक के साथ। क्योंकि उनसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि इस बंद के आगे राजनीति है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम दिल्ली की सीमा पर फर्राटे भरने वाली कारें सरक रही हैं इंच इंच। हजारों कारों का ये काफिला ठप हो गया है। ठप हो गए हैं जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने के अरमान। इनमें से कुछ दफ्तर निकले होंगे, कुछ काम धंधे के लिए, कुछ इलाज कराने के लिए, कुछ जीविका चलाने के लिए। लेकिन भारत बंद के ऐलान ने इनकी रफ्तार को ठप कर दिया है, बिल्कुल ठप। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला इलाके में मौजूद हैं। अगर लाल किले की बात करें तो यहाँ पर बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो लाल किले की तरफ जो आती है सड़क, वो सड़क बंद कर दी गई है। दिल्ली गेट की तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ की जो ये सड़क है, इस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को जब किसानों ने आंदोलन किया था, तब जमकर लाल किले में हिंसा हुई थी। उसके बाद से एहतियात के तौर पर जब भी किसान बंद का ऐलान करते हैं, लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को लेकर पुलिस पहले से ही सख्त घेरा लगाए बैठी थी और चेकिंग ऐसे शुरू हुई कि जाम का दायरा देखते देखते 1.5 किलोमीटर तक पसर गया। काली, सफेद, लाल, हरी गाड़ियों से लेकर कारों, एम्बुलेंस, बस, ट्रक भारत बंद के साइड इफेक्ट के शिकार बन गए। कोशिश जरूर थी कि ये ना हो, मगर ये हो गया। आज दिल्ली की साइड में बैरियर लगा के कई जगहों पे चेकिंग की जा रही थी और एक दो सूचना ये भी मिली कि एक दो का दिल्ली की तरफ एक दो डंपर वगैरह भी खराब हो गया था। इसी कारण ट्रैफिक पूरी तरह जाम तो नहीं हुआ था, लेकिन स्लो चल रहा था। मगर पुलिस के इंतजाम धरे के धरे रह गए। इधर जाम में फंसकर लोग उकता रहे थे, कुछ खींच रहे थे, कुछ परेशान थे, कुछ हलकान थे। उधर राकेश टिकैत मस्त आलू काट रहे थे, सब्जी बना रहे थे, पूरी बेल रहे थे, पूरी छान रहे थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि लोग परेशान हैं। अलबत्ता टिकैत कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि लंच के बाद निकलना, क्यों निकले? अब निकले हो तो फंसे रहो। बंद का तो पहले ही बता दिया था कि भाई बंद रहेगा और लोग लंच के बाद में निकलना। लेकिन दिक्कत आपकी सरकार से लड़ाई है, पब्लिक को आप साथ में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगता है क्या कि पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक का जो मूड है वो आपके भी खिलाफ जा सकता है? अगर सरकार के खिलाफ जाए तो सरकार के खिलाफ जाएगा पब्लिक का मूड, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। दिल्ली से सटने वाली बाकी सीमाओं पर भी किसान आंदोलन के नाम पर जाम से जंग जारी रही। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लंबी लाइनें हॉर्न बजा रही थी। मगर अकेले दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी सड़कों पर ऐसी ही अराजक तस्वीरें देखने को मिली। आम जन को समस्या हो रही है। हम लोग मैं डॉक्टर हूँ, आज कोरोना में ड्यूटी है, लेकिन ये लोगों ने रोक दिया। अब क्या करें? जब में पानी नहीं है पीने का, खाना नहीं है, कौन धर नहीं है यहाँ। कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया तो कौन के जिम्मेदार है? ये किसान है, क्या देंगे ये? एटा में तो कानपुर हाईवे पर जाम लगा। पुलिस ने जाम छुड़ाने की कोशिश की और किसानों की पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई। अंबाला, रेवाड़ी, फरीदकोट, सोनीपत में भी भारत बंद का असर दिखा। या तो सड़कों पर सन्नाटा रहा या बेहिसाब जाम।
पटना में भी किसानों ने रास्ता रोक दिया, जो जहां था वहीं अटक गया। देख सकते हैं कि महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो सड़कों को जाम कर दिया गया है। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे बड़े नेता इस बंद को सफल बनाने के लिए नहीं उतरे हैं, मगर जो पार्टी के अन्य नेता हैं, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के नेता डाक बंगला चौराहे पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम में फंसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर जनता को परेशान करने का हक किसी को किसने दिया? अपने अधिकार के लिए दूसरों के अधिकारों पर चोट जायज कैसे हो सकती है? दिल्ली से कुमार कुणाल, अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। जब हम बात बंद के आगे की राजनीति की करते हैं तो ये राजनीति विस्तारित होती चली जाती है। मामला सिर्फ कृषि कानून, किसान और दिल्ली का नहीं है, बल्कि इस राजनीति का पूरा दयार है और इस दयार में हर दल चुनावी राजनीति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बंद किसान आंदोलन के नाम पर हुआ, लेकिन इसे करीब से समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि बंद के आगे राजनीति है। विरोध के जयकारे हैं, सरकार विरोधी नारे हैं, आंदोलन की ललकार है और किसान और सियासतदान की लड़ाई के बीच पिसता आम इंसान है। किसानों के भारत बंद के दौरान सड़कों पर रेंगती गाड़ियों की तस्वीरें तो कई आई, लेकिन आम लोगों की इस मुसीबत के बीच असल सवाल वही का वही है। एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है। न किसान आंदोलन खत्म करने को राजी हैं, न सरकार कानून वापस लेने को तैयार, और भारत बंद के नाम पर सड़कों पर यह तकरार है। कृषि कानूनों के नाम पर इस बंद को किसान नेता हक की लड़ाई बता रहे हैं। लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। बंद क्या देश में पहले नहीं है क्या कभी? उनसे पूछो न, जिनकी आज सरकार है, कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था? हमने तो उन्हीं से सीखा कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। तो ऐसे में सवाल है कि कोई बीच का रास्ता निकले तो कैसे निकले? शहर शहर किसानों का आंदोलन थमे तो कैसे थमे? सरकार अपील कर रही है कि किसी तरह से किसान मान जाएं और आंदोलन को छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन किसानों को अब इन अपीलों पर एतबार नहीं और आर पार से कम पर किसान नेता तैयार नहीं। समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है क्या कि अब जो आज का बंद है, इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहले होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के भारत बंद की ऐसी ही तस्वीरें आईं। तमाम शहरों में विरोध के ऐसे ही सुर सुनाई दिए। विरोध की सियासत का फलसफा तो यही है, हर उस फैसले का विरोध किया जाए जिससे राजनीति की जमीन तैयार हो सकती है, वोट की फसल लहलहा सकती है और चुनावी फायदे की झलक नजर आ सकती है। लिहाजा कई सियासी दलों ने भी किसानों के भारत बंद के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया।
आज हम शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी सुप्रीम कुर्बानी दी थी, अपनी जान की बाजी लगा दी देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने इसलिए तो आज़ाद नहीं कराया था देश की, एक दिन ऐसा आएगा जब एक एक साल तक इस देश के किसानों को सड़क के ऊपर बैठ के और अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1 साल हो गया। हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और उसके बाद यदि सरकार कोई कृषि प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है तो नया मसौदा बिल का तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने लाए, स्थायी समिति, और उसमें किसान संगठनों को निमंत्रण दिया जाए जो अपनी बात रखें, उनके सुझावों को मानते हुए सर्वसम्मति से ही कोई कृषि प्रणाली में बदलाव की तरफ बढ़ा जाए। 10वां महीना बीत गया, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए कृषि कानून को बने 1 साल बीत गए हैं और 10 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन की साख का असर कई शहरों में बीजेपी नेताओं के विरोध के तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने काले झंडे के साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का घेराव कर दिया, तो ऐसे आंदोलन के खिलाफ अजय मिश्रा का भी आक्रोश झलक गया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। कृषि कानून बनने के बाद तीसरी बार किसानों ने भारत बंद बुलाया है, लेकिन लगातार आंदोलन के बाद भी किसानों और सरकार के बीच अब तक निर्णायक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। आज तक ब्यूरो। राजनीति की बात जब हो ही रही है तो चुनावी सियासत में सुलगते उत्तर प्रदेश की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूपी की बात जब कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम आता है ओवैसी का, जो किसी भी सूरत में अपना सियासी सिक्का उत्तर प्रदेश में चमकाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी की जुबान पर सियासी ज्ञान है, बैंड बाजे वाली चुनावी तान है और टारगेट मुसलमान है। तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ, यही हाल मुसलमानों का करके रखे हैं लोग। उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना सियासी शामियाना तानने को ओवैसी इतने बेकरार हैं कि चुनावी बारात सजने से पहले ही उनके कानों में बैंड बाजे की धुन गूंजने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। बैंड बाजे की इस धुन में ओवैसी को उस समीकरण के सुर सुनाई दे रहे हैं जिसके दम पर वो यूपी की कुछ सीटों पर जीत का गीत गुनगुना सकते हैं। जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं, उनकी बात को सुना जाता है। जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है। जिसके पास ना आवाज है, ना ताकत है, ना विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि मजलिसों, रैलियों में पहुंचकर ओवैसी बैंड बाजे वाली तान पर विरोध का तराना गा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बेगानों की जयकार में ये बैंड बाजे वाले संगीतकार कौन हैं। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले, और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में
जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? सियासी दौरे पर ओवैसी कानपुर पहुंचे, भारी हुजूम देखा तो ऐसा कलाम छेड़ दिया कि बिना कहे ही बात हिंदू मुसलमान वाली हो गई। समर्थक भी जोश से भर गए और नारेबाजी के तरानों पर ओवैसी भी झूम उठे। दरअसल बैंड बाजे के जरिए ओवैसी अपनी बात उस मुस्लिम मतदाता तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी संख्या पर ओवैसी का सारा गुणागणित टिका हुआ है, क्योंकि वोटों के लिहाज से यूपी में मुस्लिम आबादी काफी मायने रखती है। मुस्लिमों की संख्या करीब 3 करोड़ 85 लाख है। 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर अहम है। 70 विधानसभा सीटों पर तो मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है। यूं तो यूपी में अब तक ओवैसी की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ओवैसी को उम्मीद है कि उनका मुस्लिम कार्ड इस बार काम आए और इसी भरोसे वो दम भर रहे हैं कि अब मुसलमान बैंड बाजा नहीं बजाएगा। कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं और कैसा बजाएंगे, हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे। ओवैसी ने मुस्लिमों को बैंड बाजे वाला जैसा बताया तो बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ताबड़तोड़ सवाल दागे और ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए। ये जो इस तरह की बात करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना से उत्तर प्रदेश की गलियों में आकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड पहले साफ करें कि ये जो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं, आखिर ये क्यों इस तरह की भावना इनके अंदर व्यक्त हुई कि ये संविधान को किनारे रख के और खाली मुसलमानों की बात करने लगे। ओवैसी का ये सोचा समझा बयान है जिसके दम पर वो यूपी में जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दांव कितना चल सकेगा ये चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी से निकलकर लौटते हैं राजधानी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अचानक एकाएक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना करके सबको चौंका दिया था और आज की सुबह उन्होंने देश को सेहत के अधिकार की सौगात दे दी। पीएम ने 2020 में जो वादा किया था उस आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन को आज लॉन्च कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का मुआयना करने निकल पड़ेंगे। रात के करीब 9 बज रहे थे और पीएम सेंट्रल विस्टा के बनने के बारे में इंजीनियरों से बात कर रहे थे। कितना समय हो गया है? गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? पीएम मोदी ने एक एक हिस्से का मुआयना किया। उस लोकेशन पर भी पहुंचे जहां से संसद की मौजूदा इमारत एक फ्रेम में दिख रही थी। एक तरफ विरासत में मिली स्थापत्य कला की ऐतिहासिक मिसाल, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत की अगुवाई करने वाली निर्माणाधीन नई बिल्डिंग। प्रोजेक्ट प्रभारी ने एक एक बारीकी पीएम मोदी को बताई। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन लड़की जो नौकरी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, मौका पे बता ओरिजिनल राज्यसभा का यही राज्यसभा में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम पीएम ने रात में देखा, लेकिन अगली ही सुबह सौगात देने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को सेहत के अधिकार की ओर बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दिया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। हर नागरिक को यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। आईडी कार्ड में उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची नहीं ले जानी होगी। आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी।
डॉक्टर सिर्फ आपकी आईडी से ही जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका कहां क्या इलाज हुआ है और आगे कैसे इलाज की जरूरत है। भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। इससे पहले ये योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। अभी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में चल रही है। अब पूरे देश में इसे शुरू किया जा रहा है। इस मिशन का मकसद ये है कि हर शख्स की हेल्थ केयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाया जा सके ताकि लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनावी हिंसा तो जैसे पश्चिम बंगाल की किस्मत में ही लिख दी गई है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी नेता दिलीप घोष के काफिले पर कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता भी टीएमसी वालों से भिड़ गए। इस भिड़ंत में पश्चिम बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र एक बार फिर से देश के सामने आ गया, उजागर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। भवानीपुर में भड़की हिंसा। बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। फिर सामने आया पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल के चुनावी महाभारत में बस जगह बदली है, मंजर नहीं बदला। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और यहां एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर के जादू बाबू बाजार इलाके में जब बीजेपी नेता दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तभी भीड़ के एक रेले ने उनका पीछा कर लिया। बीजेपी नेता जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे, तभी कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के काफिले के पीछे दौड़ लगा दी। दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी। दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गए। दोनों तरफ से तमाम कार्यकर्ता इस भिड़ंत में लहूलुहान हो गए। आप कहां पे थे? आपके साथ क्या हुआ था? जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक उसके बाएं साइड में एक पथसभा चल रहा है हम लोग का। वहां पर हम लोग थे शहीद परिवार के साथ। शहीद परिवार वहां पे अपना व्याख्या कर रहे थे। ठीक उसके पीछे जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, पीछे वाला गली में, मेरा आंख नहीं खुल पा रहा, ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। पीछे वाला गली में बहुत ज्यादा ही दिलीप दा पे साइड अटैक करने लगा। बहुत सारा गुंडा लोग घेरा हुआ था। हम लोग उसी लिए सब जितने ये लोग भाई लोग हैं, 2-3 कार्यकर्ता लोग और मार खाए हैं। उन लोग को लेकर के हम लोग दिलीप दा के पास जा रहे थे। बीच रास्ता में ही 150 से ज्यादा गुंडा लोग घेर करके मारने लगा, धक्का देने लगा। मारते मारते धक्का देते देते शायद वो लोग पहले आकर के कोई बांस से या कुछ से आकर के यहाँ पे अटैक किया। जब वो अटैक किया तो हम समझ गए जो घिर चुका ऑलरेडी, तो हम बैठे भागने लगे तो लोग पाँव घिस दिया। फिर हम लोग गिर गए। गिरने के बाद इस लकड़ी पे पटक करके भी मारा है, नीचे भी मारा है। भीड़ हिंसक होने लगी। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिलीप घोष की तरफ बढ़े। दिलीप घोष को उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। उग्र भीड़ में मौजूद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के एक सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल निकाल ली। देखिए किस तरह इस सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल तान रखी, लेकिन इसका टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो छीना झपटी पर उतारू हो गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत में कई लोग जमीन पर गिर गए।
सुरक्षा कर्मियों ने जब दिलीप घोष को कार से वहां से रवाना किया तो टीएमसी कार्यकर्ता कार के दरवाजों और शीशों को पीटने लगे। एक बस्ती में हम डोर टू प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिया, हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकले। वो इस इलाके में बीजेपी की जनसभा का विरोध कर रहे थे। अर्जुन सिंह क्रिमिनल मार्डरार हेंडे भवानीपुर मतन पवित्र माঝে ঢুকুক ও চোর আছে, ক্রিমিনাল আছে, ও কি করে ভবানীপুর মাঝে ঢুকলো? আমরা প্রতিবার ধিক্কার জানাচ্ছি। অর্জুন সিংহ তুমি সাবধান, ভবানীপুরে ঢুকবে না তুমি, তোমাকে অ্যালার্টমেন্ট দেওয়া হলো। তোমার মতো ক্রিমিনাল এখানে দরকার নেই। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो अर्जुन सिंह और दिलीप घोष को भवानीपुर में घुसने नहीं देंगे। हम दक्षिण का तृणमूल युवा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है दिलीप घोष ने, शुभेंदु अधिकारी ने हम लोग का एक स्वास्थ्यकर्मी का अंदर जाके युवा सभापति उसका ऊपर हाथ दिया था। हम लोग विक्षोभ कर रहे हैं जो अर्जुन सिंह दिलीप घोष ये लोग भवानीपुर में ना है, क्योंकि भवानीपुर शांतिप्रिय मानुष है, इधर में क्या अशांति नहीं चाहिए हम लोग। लेकिन आप उनके पीछे भाग रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता। हम लोग बीजेपी नहीं भाग रहे थे, वो लोग चोरी किया, वो लोग भाग रहे थे, चोरा भाग रहे थे, हम लोग पुलिस होके उसको दौड़ा थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। मैं खड़ा था उस समय मेरे पास आकर मुझे धक्का देकर देखिए क्या अवस्था कर दिया। बीजेपी का नेता लोग बीजेपी मीटिंग कर रहा था, अवस्था कर दिया। देखिए बीजेपी का आदमी मारा है इसको, ये देखिए। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हिंसक झड़प के बाद सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव रद्द कराने की मांग की है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। भवानीपुर में हिंसक झड़प के बाद वहां सियासत शुरू हो चुकी है। बंगाल बीजेपी राज्य चुनाव आयोग में पहुंची तो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग में बीजेपी नेताओं ने अपनी हाजिरी लगा दी। आयोग से भवानीपुर चुनाव रद्द करने की मांग उठाई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और ममता के इशारे पर ही बंगाल में हिंसा हो रही है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव को रद्द करने की? चुनाव होने की परिस्थिति नहीं है। अब चुनाव में जो नेता भाग ले रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो वोटर कैसे घर से निकल करके वोट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि वातावरण जब तक अनुकूल नहीं होता है चुनाव को स्थगित करना। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट की जंग ने हिंसा की राह पकड़ी तो अब बीजेपी चुनाव रद्द करने के पैतरे पर आ गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुबह से ही भवानीपुर में हलचल तेज थी। बीजेपी के दिग्गज दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दिलीप घोष क्यों सब पर आक्रमण हो रहा है? गणतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी का चुनाव हिंसात्मक ही चुनाव है, क्योंकि हिंसा को खुद प्रश्रय देती है, इसलिए ये चुनाव हिंसा का ही चुनाव है। दिलीप घोष करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार पर निकले। अचानक बड़ी तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर धावा बोल दिया। दिलीप घोष गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको निकाला। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ये खबर पहुंची तो तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। फिर दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। से ही वो लोग माइक ले करके मेरे खिलाफ नारा लगाने लगे, गाली देने लगे, नाम ले करके, और धक्का मुक्की भी करने। फिर भी मैंने लोगों को जाकर डोर डोर प्रचार कर रहा था। वैक्सीन सेंटर में लोग लाइन में खड़े थे, मैं उनसे जाके बात करने लगा, उनको लिफलेट भी दिया। मैंने बोला सबको मिला कि नहीं, सबका हाथ में पर्ची है कि नहीं। इतने में लोग आगे घेर लिए और मारपीट करने लगे। कई लोग कार्यकर्ता घायल भी हुए
और मेरे ऊपर जब आक्रमण हुआ तब सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए। तो वो जो बंदूक निकालने सुनने में आ रहा है उन पर केस भी हो सकता है, स्टेट पुलिस यही होता है, जो मर्डर कर देता है उसका केस नहीं होता है, और सुरक्षाकर्मी का जो ड्यूटी है मुझे रक्षा करने का, वो जब ड्यूटी निभाते हैं उन पर और केस होता है। আমি যাচ্ছি ভবানীপুরে, আমাদের তৃণমূল কর্মীরা শান্তি রক্ষা করছে আর একতরফা বিজেপি ওখানে বন্দুক বার করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, গুলি দেখাচ্ছে। बीजेपी अब भवानीपुर की हिंसा को मुद्दा बना रही है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी हार के डर से हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं और हिंसा उन्हीं के इशारे पर हो रही है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गए, उसके बाद भवानीपुर में वो हर बीजेपी कार्यकर्ता को मारधर कर रहा है, संतरास कर रहा है। हमारा सेंट्रल लीडरशिप दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण किया है, अर्जुन सिंह, शुभेंदु दास सबका ऊपर आक्रमण किया है। एक्चुअली ममता दी 30 तारीख को कोई वोट होने नहीं देगा, पब्लिक वोट नहीं कर पाएगा, पूरा छापा वोट मारेगा। ये बंगाल का कल्चर हो गया कि आज टीएमसी के गुंडों ने हमारे इतने बड़े नेताजी को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं करने दिया, उनकी सिक्योरिटी को आज उनको बचाना पड़ गया। हमारे 3 से 4 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत चली आ रही है। चुनाव के बाद भी ये भिड़ंत जारी है। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, कोलकाता के शक्तिनगर इलाके में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हुई है। कारतूस के खाली खोखे बता रहे हैं कि यहाँ बंदूकें चली है, फायरिंग हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। भवानीपुर में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। भवानीपुर ममता बनर्जी का पुराना गढ़ है। उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपने इसी गढ़ को चुना क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम में रिस्क लिया था और हार गई थी। नंदीग्राम में ममता अपनी जीत सुनिश्चित मान रही हैं, फिर भी बीजेपी घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प के साथ ही भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 30 सितंबर को यहां मतदान होना है। मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल के बीच है। देखिए, हम एक तरफ भगवान के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के लिए कामना कर रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो 4 तरफ हमले करवा रही हैं लोगों पर, उनका खून गिरवा रही हैं सिर्फ इस लालच में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बनी रह सके। तो आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल की उनको कोई भी तरह की उनकी नज़र में अहमियत नहीं, लोगों की जान की कीमत नहीं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं। ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर दूसरी बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से उतरी थी, जहां उन्हें उन्हीं के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दे दी थी। ममता अब अपने पुराने गढ़ भवानीपुर से किस्मत आजमा रही हैं। 2011 में भवानीपुर सीट अस्तित्व में आई और 2011 विधानसभा चुनाव में इस पर टीएमसी प्रत्याशी सुब्रत बख्शी ने जीत हासिल की थी। 2011 उपचुनाव में ममता बनर्जी ने सीपीआई की नंदिनी मुखोपाध्याय को हराया था। 2016 में भी ममता बनर्जी इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभनदीप चट्टोपाध्याय ने यहां से जीत हासिल की थी। शोभनदीप चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और अब ममता इस सीट के लिए टीएमसी उम्मीदवार है। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए। भवानीपुर ममता बनर्जी का पुराना गढ़ है। यहीं से 2011 के उपचुनाव में जीत हासिल करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी थी। उनके विरोधी भी मानते हैं कि ममता को यहां से चुनौती देना मुश्किल है। ममता के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह जीत जरूरी है और बीजेपी ने उसकी घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
अब भवानीपुर में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन भवानीपुर में हिंसा का मुद्दा अपने आप में गर्म हो चला है और इस पर बवाल लगातार जारी है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे शंखराज में। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।